हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और केस स्टडीज का पार्ट 2 मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का सेक्शन है। ऐसे सेक्शंस जो है मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी लेके आता रहूंगा। जिस तरीके से मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा इन वीडियोस के लिए। केस स्टडीज के क्वेश्चन रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं सीबीएसई की तरफ से, इजी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप ये समझ ही चुके होंगे। मैं 3 केस स्टडीज पहले बता चुका हूं। आज की क्लास में मैं चौथी केस स्टडी लेके आया हूं आपके लिए, और 3 और केस स्टडीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी को पढ़ना। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। पहले आप पढ़िए इसको, फिर हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कि बिफोर 1947 more than 90% of national income relied on Indian agricultural sector. इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया इज बेसिकली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते थे। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन of India's population resided in the rural areas where agriculture was the primary source of livelihood. तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स होता था हमारा लाइवलीहुड का। द प्री कॉलोनाइज्ड इंडिया प्रोड्यूस्ड प्राइमरीली 2 क्रॉप्स, व्हीट एंड राइस हम लोग प्रोड्यूस करते थे। इवन इफ इट वाज ओनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर वाज सस्टेनेबल था, सेल्फ सफिशिएंट था, अपनी नीड्स पूरी कर लेते थे, और कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी कि कोई शॉर्टेज हो या इस तरीके की चीजें हो। द ब्रिटिश इन्वेजन, जो ब्रिटिश ने इन्वेजन किया, that resulted in total commercialization of India's agricultural industry. जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कमर्शलाइजेशन कर दिया। मतलब पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, पहले हम खुद के लिए प्रोड्यूस करते थे, बार्टर सिस्टम होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट कमर्शलाइजेशन होने के बाद, मतलब अब उसके बाद हम वो चीजें प्रोड्यूस करने लग गए जो मार्केट में सेल होती हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वन ऑफ वंस मोस्ट prominent sector of this country was known to be suffering from stagnation and constant degradation. और हमने नोटिस किया कि जो सेक्टर 90% नेशनल इनकम जिससे आती थी वो स्टैग्नेंट हो गया, यानी कि कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली एंड डिग्रेड होने लगा। एंड आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रोडक्टिविटी के मामले में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। रीजंस बहुत हैं, चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होंगे, नहीं पता तो जहां जहां क्वेश्चंस में ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी आई विल लेट यू नो। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन आप सीबीएसई में आएंगे। मैंने यहाँ पर मेरी नीड के अकॉर्डिंग 3 या 4 या 5 क्वेश्चन बनाए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन विल चेंज, सो वो ध्यान रखिएगा। व्हाट इज मेंट बाय कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप? कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन मार्केट। मार्केट में सेल करने के लिए जब आप क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन मार्केट। सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग पॉइंट। बोथ नहीं, दोनों नहीं आएंगे, नन भी नहीं आएगा। पहला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। व्हाट इज द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर? इंडिया की बात करें, लो प्रोडक्टिविटी क्यों है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम नहीं बोल रहा है, इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम बोल रहा है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर भाई अगर इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। हाई यील्डिंग सीड्स होगी तो भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम है। Which of the following statements are correct? अच्छा, इसमें मैंने ऑप्शंस बहुत दिए आपको, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो वैरायटी है यहाँ पर। इसी तरीके की वैरायटी आपके एग्जाम में भी आ सकती है। एंड इन द प्रीवियस 3 केसेस आई हैड लाइक टेकन अप डिफरेंट क्वेश्चंस की बिल्कुल एक ट्रू फॉल्स भी लिया मैंने, फिल इन द ब्लैंक्स भी लिया, देन आपको एक्सप्लेन करके भी बताना। एक्सप्लेन मतलब 1 और 2 लाइंस में एक्सप्लेन करके बताना। तो आई हैव टेकन ऑल द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, और वही वैरायटी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगती है ये केस स्टडीज, समझ में आ रही हैं, लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम ऊपर बताया नहीं है, बट अज्यूम कर रहे हैं हम कि आपको पता होगा।
कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग। कहता है द प्रॉफिट अक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज प्रपोज्ड टू गो टू कल्टीवेटर्स। भाई ये तो करेक्ट नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रॉफिट होता था वो कल्टीवेटर्स को चला जाता था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कोई प्रपोज इस तरीके का जो है कोई एग्रीमेंट नहीं था, इस तरीके की कोई चीज नहीं थी, ना प्रपोज हुआ था कोई इस तरीके का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ये है सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं है। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। आंसर आपके सामने है। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर ब्रिटिश रूल? तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कमर्शियलाइजेशन हो सकता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज की जो प्रॉब्लम थी वो हो सकती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हमने अभी अभी ऊपर डिस्कशन किया है जिसका। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो हैं हो सकती हैं, ये सबके आंसर्स हैं। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसमें जमींदारी सिस्टम आता है उसकी हम बात कर सकते हैं। रीजंस बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई सा भी रीजन अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट, वो आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की। केस स्टडी 5th हमारे सामने है एंड देखते हैं किस चीज के बारे में है। Read the following case study carefully and answer the questions on the basis of the same from question number so and so। ऐसा सीबीएसई में गिवन होगा, यहाँ पर गिवन नहीं है क्योंकि और वैसे एक चीज और बता दूं, एक एक नंबर के ही क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर, मोस्ट एक्सपेक्टेडली, क्योंकि सीबीएसई ने इसी तरीके से दिया है। बाकी इसको आप 3 मार्कर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आपको कोई केस स्टडी गिवन हो और उसके बाद पूछा गया हो। मेरे स्कूल में मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया था, रादर देन गिविंग द केस स्टडी इन सच अ मैनर कि 3-4 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड ना हो, एक क्वेश्चन दे दिया, उसी में मैंने 3 मार्कर का वो पूछ लिया। तो यहाँ पर है कि फेडरलिज्म एंड सब फेडरलिज्म वर प्रेवलेंट। इन सम केसेस देयर वर एज many as 50 intermediaries between the peasants and the government. Around 4/5 of the produce was taken from the peasants as taxes। अगर आप 100 क्विंटल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका 80 क्विंटल तो टैक्सेस की फॉर्म में चला जाएगा, which in turn led to फार्मर्स का जो है यहाँ पर इम्पोवरिशमेंट हुआ। फोकस वाज नॉट ऑन न्यू वेज and bringing the technology in agriculture. Many farmers lost their lives to famine. Britishers brought about commercialization of agriculture। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें सारी चीजें हैं, मैंने वहीं से उठाई हैं ये आपके एनसीईआरटी की बुक से। इट वाज हार्ड फॉर पीजेंट कम्युनिटीज एट लार्ज टू अरेंज फूड फॉर देमसेल्व्स थ्रू आउट द ईयर, दो दे वर द रियल प्रोड्यूसर्स, कि भाई जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास ही शॉर्टेज थी। मेजर्स to improve agriculture were not momentary that could be all done all of sudden in 1947. Rather, these measures were brought about throughout the journey of independent India। पैरा हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, केस स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? तो सबसे बड़ा रीजन है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पर जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ज्यादा खराब था, कि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो 4/5 जो है फार्मर्स के प्रोड्यूस का चला जाता था बेसिकली टैक्सेस की फॉर्म में। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, इट वाज द रीजन। नेम सम कैश क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ओपियम, इंडिगो वगैरह। ये यहाँ पर इस पूरे पैरा में आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी नॉलेज पर है। तो आपने अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। जूट, कॉटन, ये सारे कैश क्रॉप्स होते हैं आपके, ओपियम, इंडिगो, इस तरीके की चीजें। और ये एक और चीज बता दूं कि ये जो जूट, कॉटन,
इंडिगो, ये सारी चीजें इसलिए रिक्वायर्ड थी क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा था, क्लोथ इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां पर चल रहा था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग कैश क्रॉप्स ऑन द सॉइल? कैश क्रॉप, भाई अब हम कैश क्रॉप इतना बोलते रहते हैं, ये कैश क्रॉप की वजह से सॉइल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो इंपैक्ट ये पड़ता है भाई कि अगर आप कैश क्रॉप जैसे इंडिगो जैसी क्रॉप है, तो अगर आप उसे प्रोड्यूस करते हैं, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाती है, आप उस पर कोई दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से फार्मर्स पहले कैश क्रॉप प्रोड्यूस नहीं करते थे। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो प्रोड्यूसर्स थे, रियल प्रोड्यूसर्स थे, वही जो है उन्हीं को जो है वो फूड नहीं मिल पाता था। तो ये इसी की वजह से हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग goods or the crop for sell in the for the to like to sell in the market basically, ना कि खुद के सर्वाइवल के लिए। तो जब आप मार्केट में बेचने के लिए कोई क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहते हैं गिव टू रीजंस फॉर लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कोई दो रीजन बताइए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम कह लीजिए, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जिसे आप बोलते हैं, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज कह लीजिए, low interest of actual basically owners of the soil over the land, और या डेवलपमेंट के लिए वो बेसिकली ज्यादा इतना दे डोंट वांटेड टू इन्वेस्ट बेसिकली। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चंस जो भी हैं ऊपर पूछे गए हैं उनका आंसर है जूट। शुगर मैंने छोड़ दिया, कॉफी टी वगैरह छोड़ दिया, ये भी होती थी। फर्टिलिटी वगैरह के बारे में बताया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, lack of interest of the real owners to develop the productivity of the land, ये भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पर। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। आई होप सो ये इजी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने में, टाइप करने में। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज वर्दी to hit a like and to share with your friends, then do you know do that particular thing. यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी 6 है। केस स्टडी 6 में वही चीजें हैं। बात करते हैं आगे की। यहाँ कहता है द प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन। ये इस तरीके से कुछ बताया हुआ है, पीछे वाला कॉलम हमने लिया हुआ है। इस तरीके से सारी चीजें हुई। फैक्ट्रीज ब्रिटेन से आता था। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज Britain maintained a monopoly control over India's export and imports. The opening of Suez Canal further intensified. ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस बदल गए हैं। क्या कहें? Which restrictive policy pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade? तो यहाँ पर जो टू फोल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी, जो कि एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंसिव बना देना, इंपोर्ट्स को जो है वो चीपर बना देना। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो थी, दैट वाज द रीजन फॉर इट। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी इसको बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी followed by Britishers at that point of time changed or affected the structure, composition, volume of India's foreign trade. Then कहता है opening of dash further intensified। तो ऊपर दिया हुआ है कि भाई सुएज कैनाल इसका आंसर है। 1869 में ऊपर मैंने बताया कि सुएज कैनाल ओपन हुई थी, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मोर देन डैश ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। 50%, ये ऊपर नहीं मिलेगा आपको, ये आपको खुद अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा कि 50% से भी ज्यादा ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड था सिर्फ ब्रिटेन को। नेम द एरिया ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडर अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। की नेम द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जहां पर एरिया ऑफ ऑपरेशन बताइए। ब्रिटिश रूल ये मैं नीचे बताता हूँ। डिफाइन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल गया है कि पब्लिक सेक्टर में कहाँ कहाँ एरिया ऑफ ऑपरेशन जहां पर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। तो रेलवेज में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन में, पोर्ट्स वगैरह, सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो है यहाँ पर एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था पब्लिक सेक्टर का, वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था। और इंडियन जो है
गवर्नमेंट तो मैं नहीं बोलूंगा कि इंडिया का जो रोल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या इस तरीके के पब्लिक सेक्टर में, वो बहुत कम रोल था, जबकि ब्रिटिशर्स का ज्यादा रोल इन सारी चीजों में था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री किसे कहते हैं? द इंडस्ट्रीज इज दैट industry which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. आप जिससे capital goods industries are basically those it refers to those industries or that industry which is helpful to provide the productive machinery or tools टू द इकोनॉमी, जो मशीन्स वगैरह बनाती हैं ताकि और गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सके, उसको हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। आई होप सो कि ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। समझ में आई, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर इस तरीके की वीडियो देखना अच्छा लगते हैं। और ज्यादा वीडियोस इस तरीके की केस स्टडीज आपको रिक्वायर्ड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, तो बेफिक्र होके कमेंट कर सकते हैं आप। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पर हमारे जो पेज है उसे लाइक किए बिना ना जाएं। आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के भी लिंक यहाँ पर गिवन है, तो जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, नोट्स वगैरह होते हैं, मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो यूजफुल है तो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। जब भी इस तरीके के और भी केस स्टडीज में लाऊंगा, आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन, और देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और अच्छे नंबर ले आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। और क्या चाहिए? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।